बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज एतवार का दिन है और आप शाम के वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं, रात के वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावत मुस्तरद कर दी जो हुकूमत की जानिब से दी गई थी ब्रीफिंग के हवाले से। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तफसीली मौक़िफ़ जारी किया है कि क्यों उन्होंने इस दावत को मुस्तरद किया है। ऐसी ही एक दावत जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी दी गई थी, उन्होंने भी मुस्तरद कर दी। यहाँ पर DG ISPR ने एक ब्रीफिंग देनी थी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को और लीडरशिप को बुलाया जा रहा था, मुख्तलिफ लोगों को दावत दी गई थी। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने तो साफ कहा जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। पहले ये देख लें कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा वजारत इत्तलात की तरफ से दावतनामा मौसूल होने के बावजूद साहबजादा हामिद रज़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PC के फ़ैसले की रोशनी में आज की ब्रीफिंग में शिरकत से माज़रत कर ली। और साहबजादा हामिद रज़ा का मौक़िफ़ है कि जब तक मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल रहनुमा इमरान खान शिरकत नहीं करते उस वक्त तक किसी ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, इसमें डिटेल्ड मौक़िफ़ क्या है। अच्छा, चूँकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है और ना इसमें कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी, इसकी हर शक्ल, हर सूरत और हर मज़हर की दो टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में मज़म्मत की है। इमरान खान साहब जो इस वक्त नाजायज़ तौर पर कैद में हैं, उन्होंने जेल से भी कौम के नाम अपने पैगामात में वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ दहशतगर्दी की मज़म्मत की बल्कि कौमी यकजहती, इत्तेहाद और दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनका मौक़िफ़ खुद वज़ाहती है और उन्होंने जिस बसीरत और जुर्रत के साथ कौम को मुत्तहिद करने का पैगाम दिया वो एक कौमी रहनुमा की सोच की अक्कासी करता है। तहरीक इंसाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में हम मुल्क और कौम के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। इस कौमी मौक़िफ़ को हमने अपने यौम तासीस के मौका पर भी वाज़ेह किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा करारदाद मंजूर की जिसमें पार्टी ने भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक अपने उसूली मौक़िफ़ को पूरी कौम के सामने रखा, जो कि इस बात की अलामत है कि तहरीक इंसाफ हर सतह पर कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और यकजहती के लिए संजीदा और हमवक्त तैयार है। वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ जो है ना वो मुल्क और कौम के साथ खड़ी है, कौम की यकजहती चाहती है, सबको इकट्ठा भी रखना चाहती है और सफ़े अव्वल में खड़ी भी होगी अगर कोई जारहियत भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी ताकि तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमत ने यह मौका ज़ाया कर दिया। ना सिर्फ APC नहीं बुलाई बल्कि उसकी जगह एक हुकूमती वज़ीर की तरफ से यक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज़ है जो आवाम की हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदारा जाती हमांगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफरका या कमज़ोरी की हामी नहीं है। इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करनी। अब ये शिरकत नहीं करनी, इसका रीज़न इमरान खान है कि जब इमरान खान को आप माइनस कर देते हैं तो फिर आप एक्चुअली पाकिस्तान को माइनस कर देते हैं। देखें, पाकिस्तान किसी भी शख्स से बहुत बड़ा है, किसी भी शख्सियत से बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है इस सवाल का जवाब हम सारे जानते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। क्या सारा पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ा है? हाँ, लड़ाई हो जाएगी तो फौज के साथ तो पाकिस्तान खड़ा होगा, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को सारा पाकिस्तान नहीं उनको सपोर्ट करता भाई। इसी तरह जो आपके शहबाज शरीफ है सारा पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता, नवाज शरीफ है सारा पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसे सारा पाकिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के एक एक कोने में उसका चाहने वाला बैठा हुआ है, एक एक जगह से इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलती है। अब मामला कुल मिला के ये है कि जो असली शेर है उसे जेल में बंद किया हुआ है और बाहर जो है वो लगड़ भग्गों ने मिलके एक गदर मचाया हुआ है मुल्क के अंदर। इनू फड़ लो, इसको मारो, उसको कुटो, उसके अकाउंट बंद कर दो, उसको सजा दे दो, उसको जनाब गायब कर दो, लापता कर दो, इसके ऊपर टॉर्चर करो, इसका घर तोड़ दो, इसको जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा कर दो, ये औरतें हैं इनको भी उठा के तशद्दुद कर दो।
तो पाकिस्तान में लक्कड़ भग्गों ने एक गदर मचाया हुआ है शेर को जेल में बंद करने के बाद। मैं आपको सीरियसली कहता हूं, आज इमरान खान को बाहर निकालें, ये सारा जुल्म और बर्बरियत ये इस तरह कर नहीं पाएंगे। इमरान खान की जो मकबूलियत का मिराज बना ना, जो मकबूलियत बहुत ऊपर गई, वो 9 मई के बाद जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए ना, फिर वो पीक पे चली गई। और आज इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की बुलंदी के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इस वक्त उसको छोड़ के देखें और फिर ये जुल्म करके दिखाएं कौम के ऊपर, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने भी एक बड़ा टका के जवाब दिया है और बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया है अलीमा खान साहिबा ने, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहती हैं कि ये बहुत सिंपल है, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब को जो है वो गैर कानूनी कैद से बाहर निकाला जाए। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और उसी पे लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और उसके जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न है लोगों के, वो इमरान खान साहब के फैसलों के ऊपर लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उन पे एतबार करते हैं, उन पे एतमाद करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत जो 17 सीटों के साथ तश्कील दी गई है, यानी असल में जो सीटें ये जीते हैं ले दे के, जोर मार के, पैसा लगा के, वो तो 17 सीटें थी, बाकी सारी पे तो इमरान खान साहब झाड़ू फेर गए थे, सारी सीटें इमरान खान जीत गए थे। 17 सीटों वाली नून लीग को उठा के इन्हें हुकूमत में लाकर बैठा दिया गया जबरदस्ती वाले। तो अब 17 सीटों पे जीतने वाली हुकूमत से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि लोग उनके पीछे खड़े होंगे और वो हुकूमत जो है वो लोगों की तकदीर का फैसला करेगी? तो ये नहीं हो सकता। अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल वजाहत के साथ, इमरान खान जैसे क्लियर बात करते हैं, अलीमा खान भी बिल्कुल उसी तरह क्लियर बात करती हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसे नहीं हो सकता, ये आप इमरान खान को निकालें, कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि मैंडेट उसके पास है, लोग उस पर एतमाद करते हैं, बड़े फैसलों में आपको उसको शामिल करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, कुछ और वज़रा भी बयान दे रहे हैं। जब वफाकी वजीर बयान देता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब हो ये रहा है कि वजीर बार बार एटमी हमले की धमकियां दे रहे हैं, यानी एटमी लड़ाई हो सकती है, यानी पाकिस्तान अभी लड़ाई में उतरा भी नहीं है और जंग कोई नहीं होने जा रही। मैंने आपको 1000 मरतबा पहले कहा, मैं अब आपको फिर कह रहा हूं कि कोई जंग नहीं होने जा रही, लड़ाई हो सकती है। लड़ाई और जंग में बहुत फर्क है, यानी एक लड़ाई हो सकती है, जंग नहीं होने जा रही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ना अभी जंग का कोई माहौल बना हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान लड़ाई होने से कबल ऐसे बयान कैसे दे सकता है? यानी वफाकी वज़रा जो है वो ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब एटमी हमला कर सकता है पाकिस्तान, ये जो मिसाइल है ये एटम बम लेकर आ जाएगा और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन करा के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया बांटेगा। अमेरिकन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ हैं, यूरोपियन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ हैं, इसराइल लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ, इंडिया लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ। आपको समझ नहीं आ रही आप कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आप एटम बम मार देंगे? फॉर गॉड सेक, आप ये कह सकते हैं कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, दोनों के पास एटमी हथियार हैं। कश्मीर एक एटमी जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लिहाजा पूरी दुनिया कोशिश करे कि यहां मामला पुरअमन तरीके से हल हों। अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो इसके नतायज पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। दुनिया को यह बात समझनी पड़ेगी। यह भी तरीका आपका धमकी लगा, आप डायरेक्ट कहते हैं जनाब हम एटमी सलाहियत हमारे पास मौजूद है, हमने एटम बम वो चला भी देना है, हमने सिर्फ शबरात के लिए नहीं रखे हुए, हमने जनाब यहां से जो है वो इसके साथ लगाना है, क्या नाम है, हमारी जो मिसाइल हैं ये सलाहियत रखते हैं जनाब एटम बम ले जाने की। तो जब आप ये चीज़ें कहते हैं ना तो ये खतरनाक है, इसको वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं और वो ज़हनी तौर पे दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि इनसे इनकी एटमी ताकत छीन लो। ये गैर जिम्मेदार स्टेट है, तो जिम्मेदारी वाले बयान देने चाहिए। और वैसे अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो आपको पहले से ही थकन क्यों हो रही है भाई? पहले तो ये होती, तो आखिरी हथियार होता है ना, जब आपके पल्ले ही कख ना बचे तो क्या आप ज़हनी तौर पे हार चुके हैं कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते तो आपको एटम बम चलाना पड़ जाएगा? भाई वो तो आखिरी हथियार है। एंड में जाके जब कुछ आपके पास नहीं बचता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, देन आप एटमी हमला करते हैं। अदरवाइज तो आप करते ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। और आपको करना क्यों है? जब आप मैदान में लड़ने की सलाहियत और ताकत आपके पास है तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? अभी रशिया के साथ पूरी दुनिया लड़ रही है वहां पे यूक्रेन में, बेशुमार पूरी दुनिया ने हथियार भेजे हैं, हाथ बेशक यूक्रेनियों के हैं लेकिन पीछे पूरी दुनिया का पैसा, हथियार है, सब कुछ है। तो क्या रशिया जो है वो दीवार के साथ लग गया, रशिया ने फटाफट बम मार दिया वहां पे? नहीं, वो आखिरी वक्त तक लड़ेगा। और अब तो वह मामला जो है वो काफ़ी हद तक हल भी हो रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं, हुकूमत को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए। इसकी कीमत बाद में पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है। नाज़रीन, भारत ने वही किया जिसका डर था।
और मामला उसी तरफ गया जो भारत कह रहा था। ये जनाब खबर आ गई है मीडिया में और 4-5 जगह पे मैंने पढ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया, अब उसके असरात नज़र आ रहे हैं और भारत ने अमली तौर पे दरियाए चनाब के ऊपर जो बगलिहार डैम उन्होंने बनाया है, वहाँ से पानी का एक मुकर्ररा बहाव था। देखें, हमारा तय था कि मशरकी दरियाओं पे भारत बना लेगा डैम्स, रावी पे, सतलुज पे और ब्यास पे, लेकिन मगरबी दरियाओं के ऊपर भारत डैम नहीं बनाएगा, जिसके अंदर जो है वो आपका था चनाब, झेलम और सिंध, इनको वो नहीं छेड़ेगा। अब उन्होंने झेलम और चनाब के ऊपर डैम्स बनाए हैं, बार बार बनाए हैं। पाकिस्तान मना करता रहा, पाकिस्तान रोकता रहा, लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जनाब हम इसका डिज़ाइन ऐसा कर रहे हैं कि हम अपना भी पानी कर लेंगे, पानी जो है वो पाकिस्तान में भी पहुंच जाएगा, पाकिस्तान का पानी हम नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान को अपना मतलूबा पानी जो है वो मिलता रहेगा। तो ये कर करके उन्होंने डैम्स बना लिए छोटे बड़े। अब ये बगलिहार डैम जो है वो उनमें से एक है। अब वहां पे तय पाया था कि सिंध तास मुआहिदे के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने और बाकी फ्री कैन ने ये कहा था कि इसमें से कम इतना पानी का बहाव आप छोड़ते रहेंगे, ये नहीं होगा कि आप पानी रोक लेंगे। तो अब इंडिया ने वहां पे बगलिहार डैम में पानी रोक लिया है और ये उस वक्त रोका है जब पाकिस्तान में नई फसलों की तैयारी हो रही है। तो दरियाई झेलम को तो पानी से इस वक्त लबरेज होना चाहिए, भरना चाहिए, क्योंकि अब तो ग्लेशियर पिघलने का मौसम है, लेकिन वहां पे भारत ने पानी रोक दिया। तो ये वो चीजें हैं जो भारत कर सकता है। चनाब और झेलम के ऊपर जो मायदे हैं उनको तोड़ सकता है, जो मुकर्ररा बहाव है पानी का। अव्वल तो ये डैम बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन बन गए। उन्होंने ताकत के जोम में दुनिया के साथ मिलकर बना लिए। उन्होंने आलमी अदालतों उन्होंने आपको शिकस्त दी कि जनाब ये खुद तो डैम बनाते नहीं है, ये पानी ज़ाया करते हैं, तो हमें तो बनाने दें, पानी तो इंसानों के लिए है। तो जब इंसानों का पानी है, यहाँ पे 2 अरब लोग रहते हैं इस खित्ते में, इंसानों का पानी है, जब आप उसको समंदर में फेंकते जाएंगे तो हमने तो जनाब उसके ऊपर डैम बनाना है, इनकी जरूरत का पानी हम इन्हें दे देंगे। ऐसे भारत मुकदमा लड़ता था आलमी अदालतों में जाकर, तो उसने वहां पे जीता और अब उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बना दिए। या तो अब ये स्ट्रक्चर्स तोड़े ना जाके, क्योंकि बगलिहार डैम में मुबैना तौर पर भारत ने पानी रोक दिया। मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं और ये खबरें भी आ रही हैं। तो फिर अगर उन्होंने मुकर्ररा पानी रोक दिया है तो फिर पाकिस्तान के पास इस डैम को तबाह करने के अलावा कोई और रास्ता हो नहीं सकता। अब देखते हैं पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है या कैसे इस डैम का पानी खुलवाता है, खुलवा भी पाता है या नहीं। लेकिन हमारी तरजीहात ना वो जरा कुछ और है। तरजीहात बताने से पहले मैं जरा एक गवाही आई है नजम सेठी साहब की जानिब से। नजम सेठी साहब क्योंकि नून लीग को बहुत पसंद है, एस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद है, और नजम सेठी साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं इसलिए यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये उनकी तरफ से गवाही है। हम कहेंगे तो इल्ज़ाम कहा जाता है, नजम सेठी कहेंगे तो गवाही कही जाती है, क्योंकि ये उस तरफ खड़े हुए हैं, लकीर के उस तरफ खड़े हुए हैं जहाँ पे नवाज शरीफ खड़े हैं। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम डिफेंसिव हैं, यानी हम डिफेंसिव हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में हैं। हम अपना बयानिया भी ठीक तरीके से पेश नहीं कर रहे और ना ही इंडिया के बयानिए को काउंटर किया जा रहा है। इंडिया का बयानिया थोड़ी काउंटर करना है इन्होंने, ये तो हमारा बयानिया काउंटर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पकड़ के सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए हैं, हर जगह के ऊपर इन्होंने अजीबोगरीब किस्म की टेक्निकल डिवाइसेस लगा दी हैं, और हर जगह के ऊपर, यानी आप 2 यूट्यूब चैनल कोई भी लें, एक इख्तलाफी आवाज़ ले लें मेरे समेत किसी की भी, और एक पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल कोई यूट्यूब चैनल जो चल रहा है वो ले लें। आप 2 मोबाइल साथ साथ रखें, एक ही कनेक्शन हो दोनों में, आप दोनों के अंदर जनाब वीडियो खोलें, आपको एक खुलेगी और एक आपको खुलेगी नहीं, वो टाइम लेगी, 40-40, 50-50 सेकंड सर्फिंग होती रहती है। तो मैंने लोगों से 2 गुजारिशात की हैं, या तो आप VPN इंस्टॉल करें अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। नंबर 1, VPN इंस्टॉल करें, बहुत सारे फ्री VPN डाउनलोड हो सकते हैं। आप जाएं ऐप स्टोर के ऊपर और मुफ्त के अंदर जो VPN मिलता है, VPN आप लिखेंगे, फ्री VPN, वहां से आप डाउनलोड कर लें, वो आपको मिल जाएगा, उसको आप ऑन कर लें, आप हमारी वीडियो सुन सकते हैं। थोड़ा बहुत इंटरनेट स्लो होगा, लेकिन वीडियो सुनने के बाद आप VPN ऑफ कर सकते हैं, वो ऑन और ऑफ का उसके अंदर ऑप्शन मौजूद रहता है। नंबर 2, एक तो VPN, दूसरा जब हमारी वीडियो आप खोलते हैं तो वो साइकिल का पहिया चलना शुरू हो जाता है, वो सर्फिंग शुरू कर देता है, वेटिंग पे आपको लगा देता है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत लीजिएगा कि ये वीडियो चल नहीं सकती, ये चलेगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, 40 सेकंड 50 सेकंड। यूट्यूब का अपना एक सिस्टम है, उसके तहत वो उस वीडियो को चला देगा। जैसे ही वो वीडियो चलेगी फिर वो बंद नहीं होगी, फिर आप वीडियो पूरी सुन सकते हैं। बहरहाल नजम सेठी साहब गवाही दे रहे हैं कि ना ही इंडिया के बयानिया को काउंटर किया जा रहा है, हमारा बयानिया जो काउंटर कर रहे हैं वो करने वाले, इंडिया का बयानिया कैसे काउंटर करेंगे। आप खुद कहते हैं कि इंडिया का बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में हाथ है, तो क्यों आप इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर
सही तरीके से बात नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का रवैया जो है वो अग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। और थोड़े दिन पहले जो है वो एक टाउट कह रहा था उछल उछल के, जी हमने और कितना अग्रेसिव होना है, बड़ा अग्रेसिव हमारा रवैया है, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं। ए प्यारे ताड़े गवाही ताड़े बिचों आ गई। ये मोहसिन नकवी साहब ने, सॉरी मोहसिन नकवी मेरे मुंह से निकल जाता है, दोनों करैक्टर मुझे एक ही तरह के लगते हैं, मोहसिन नकवी और नजम सेठी, इनमें शायद ज़्यादा फर्क नहीं है। तो नजम सेठी साहब ने जनाब खुद गवाही दे दी है और हुकूमत के कैंप में से कि जनाब हमारा रवैया जो है वो बहुत डिफेंसिव है। अब नाजरीन आप अंदाज़ा करें कि इनकी तरजीहात क्या हैं। छुट्टी वाला दिन, एतवार का दिन, और एतवार वाले दिन जो है वो सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। याद रखिए ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, जब हालात इतने ख़राब हो कि आपको फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ जाए। वजह यह है कि कौमी असम्बली का सेशन बुलाना होता है, उसके अंदर फिर आप पहले पास करते हैं मामला, बिल पास करते हैं, फिर आप उसको सेनेट में ले जाते हैं, जैसे भी करते हैं वो पूरा एक प्रोसीजर है। तो फैसला अगर आपने कैबिनेट में करना है या कौमी असम्बली में करना है तो वो टाइम टेकिंग है। तो जब कोई इमरजेंसी आ जाए ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमरजेंसी हो, तो फिर आप एक सहारा लेते हैं कानून में सदारती ऑर्डिनेंस का। अब आप अंदाज़ा करें कि कितनी इमरजेंसी और कितनी जल्दबाजी थी कि वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया, और वो भी छुट्टी वाले दिन। एक दो FPR को इसमें ऐसे इख्तियारात दे दिए गए कि अब वो मुल्क के अंदर तबाही फेर देंगे। अब वो मुल्क के अंदर जो है वो जिसका चाहेंगे अकाउंट बंद कर देंगे, जिसके अकाउंट में से चाहेंगे पैसा निकाल लेंगे बगैर इजाज़त के। अब तो जनाब एक उनकी मौजें शुरू होने लगी हैं। जो लोग पाकिस्तान में काम करना भी चाहते थे ना, इनकी इन गंदी पॉलिसीज़ की वजह से वो भी पाकिस्तान से काम करना बंद कर देंगे और यहाँ से सरमाया लेकर भाग जाएंगे। ये जो FPR को इन्होंने नए इख्तियारात दिए हैं सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। लेकिन मज़े की बात आप ये देखें कि इन्हें अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की कितनी जल्दी है। यानी जो वज़ीर हैं, जो वज़ीर मुमलिकत हैं या वफाकी वज़रा हैं, जिनके अंदर अब DGISI भी शामिल हैं। DGISI अब वफाकी काबीना का हिस्सा है, तो अगर उन्हें तनख्वाह मिलेगी, और मिलनी चाहिए, देखें वो एलिजिबल है इस तनख्वाह के लिए, उन्हें एक इजाफी नया पोर्टफोलियो मिला है, उन्होंने एक इजाफी नया काम करना है, और जो नया काम करना है उसकी तनख्वाह तो फिर मिलनी है। तो बहरहाल 140% का इजाफा किया, दुगनी से ज़्यादा तनख्वाह कर दी। जो तनख्वाह पहले जो है वो कम थी उसको डबल से भी आगे डबल कर दिया। 140% का इजाफा किया है वफाकी काबीना की तनख्वाहों में सदर पाकिस्तान ने। और एक और काम देखें आप, यानी आप अजीबोगरीब काम देखें कि इजाफा 140% का किया और इसका इतलाक किया 1 जनवरी 2025 से, यानी 5 महीने की पिछली तनख्वाहें भी दो इनको। अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जनाब कि सारे वफाकी वुज़रा को बहुत सारे पैसे चाहिए अब, और आपने पिछले 5 महीने की तनख्वाहें भी उनकी बढ़ा दी हैं। यानी अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं पीछे 5 महीने से, गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ाते हैं 10%, 5%, 15%, और वो भी उस दिन से या अगले महीने से बढ़ाते हैं। ये है इनकी तरजीहात, ये है इनकी प्रायोरिटीज़। और यहां आप अंदाज़ा करें कि यूटिलिटी स्टोर के IMF के कहने के ऊपर कह रहे हैं जी हमने ये किया है। 3000 से ज़्यादा जो छोटे मुलाजमीन हैं, गरीब मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स के, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया जबरी तौर पे। उनकी नौकरियां फारिग कर दी गई हैं, वो बेचारे एहतजाज कर रहे थे, उनकी बात ही किसी ने नहीं सुनी। अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जाओ और 140% तक बढ़ाई जाओ, अपनी मौजें करो, लाखों में करोड़ों में अपने जो है खर्चे वो आगे ले जाओ, लेकिन गरीब आदमी के चंद हज़ार आपसे बर्दाश्त नहीं है। ये जनाब इस हुकूमत ने अवाम के साथ किया है। तनख्वाह में डबल से ज़्यादा का इजाफा कर दिया और ऑर्डिनेंस जारी किया कि 5 महीने पीछे से तनख्वाहें मिलेंगी। और इतनी इमरजेंसी है, तनख्वाहों की इतनी इमरजेंसी है कि इन्होंने छुट्टी वाले दिन जो है वो सदर से ऑर्डिनेंस जारी करवाया और ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने तनख्वाह बढ़वाई है। नाज़रीन ये एक पुलिस वाले का स्टेटमेंट है, और ये वो बेचारा पुलिस वाला है जिसने बात की थी इस बारे में कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। वो कहता है मैंने 28 साल पुलिस डिपार्टमेंट को दिए हैं, अब मुझे खुद पर शर्म आती है। मैंने एक वीडियो सिर्फ पोस्ट की थी कि 8 फरवरी को दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती हुई है। इस पर मुझे उठा लिया गया, गाड़ी में फेंका गया, मेरे साथ ज्यादती की गई। अब बेचारा वो नौकरी के ऊपर भी नहीं है। ये बरतरफ पुलिस एहलकार राना आमिर है, वो बेचारा ये बता रहा है। तो सारे पुलिस वाले जहन में रखें कि अगर कभी भी आपने सच बोलने की जुर्रत की तो आपके साथ यही होगा। आपका सारा सिस्टम झूठ पे चल रहा है,
आप झूठ बोलते चले जाएं, झूठ की नौकरी करते चले जाएं, झूठ को सपोर्ट करते चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर इस झूठ, हर इस फरेब और हर इस जुल्म, जबर और फसाइयत का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा जाके। देखो, सनम जावेद के ऊपर टॉर्चर पुलिस वालों ने किया है। अब वो अल्लाह ताला को आप जाके ये नहीं कह सकते कि जनाब हमें तो ऊपर से हुक्म आया था तो हमने टॉर्चर कर दिया। नहीं, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक निहत्ती खातून के ऊपर टॉर्चर क्यों किया। आलिया हमजा के ऊपर टॉर्चर आप लोगों ने किया है। आपको अल्लाह को जाकर जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों ने एक निहत्ती खातून के ऊपर टॉर्चर क्यों किया। वो तो जवाब देगा जिसने हुक्म दिया था, लेकिन जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया जालिमों ने, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाकर जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक चीज़ ज़रा परेशानी वाली पैदा हो गई है। सदीक जान साहब के बकौल उन्होंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया। उनका यह कहना है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने एजाज चौधरी साहब की जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस पर हुकूमत में खलबली मची हुई है कि यह कैसे हो सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें हुकूमत के हाथ से निकल रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब एस्टेब्लिशमेंट थकना शुरू हो गई है कि बस बहुत हो गई है, बंद करिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में डिवीजन तो हो सकती है, लेकिन जब तक एस्टेब्लिशमेंट की ये वाली क़यादत मौजूद है, ये इमरान खान से डरते रहेंगे और इनकी यही सज़ा है कि जब तक ये मौजूद हैं ये तब तक इमरान खान से खौफजदा रहेंगे, उससे डरते ही रहेंगे। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं और सरदार तारिक मसूद साहब का भी नाम है। मैं इस पे जो है वो बाद में वीलॉग करूंगा ये कौन साहब हैं, और अगर ये आ गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिर क्या होगा। लेकिन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।